ओके तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ा था और मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ा था। इस वाले लेक्चर में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज थी, है ना। कुछ प्रॉपर्टी थी चार्ज की, वो मैंने आपको बता दी थी, है ना, कि सेम चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, एंड चार्ज इज अलजेब्रिक, जो सम होता है अलजेब्रिक होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है बता सकते हो? ये शब्द आपने पहली बार सुना है या पहले आप सुन चुके हो? यदि सुन चुके हो तो इसका मतलब क्या है, या नहीं भी सुना है तो आप फील करके क्या बता सकते हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो सकता है? अरे यश, हाँ सर, छोटे छोटे उसमें निकलते मतलब क्वांटम में निकलती है सर, केमिस्ट्री में था। हाँ हाँ चलो, तो केमिस्ट्री में ही था, उसी से रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा तो, लेकिन समझाऊंगा मैं ही आपको। छोटे छोटे पैकेट्स में निकलती है सर, मतलब 400 सर 1.6 सॉरी। कैसे, दोबारा से बोलना यश। 1.2 सर, मतलब 1.6 into 10 raised to the power minus 19। देखो चलो कोई बात नहीं, ये तो इंग्लिश का वर्ड है क्वांटाइजेशन। अच्छा मैं आपसे यदि पूछूं, जैसे एक क्लास है ना, एक क्लास में बच्चों की संख्या या तो 40 है मान लेते हैं, या 41 है, ऐसे करके, ये 41 है, 42 है, 43 है, या 50 हो सकती है, या 55 हो सकती है। क्या कभी किसी क्लास में ऐसी संख्या हो सकती है 42.5? ऐसे हो सकता है क्या? अरे बोलो सर, मतलब किसमें ले रहे हैं सर? एक क्लास में बच्चों की संख्या है, स्टूडेंट की संख्या, क्या 42.5 स्टूडेंट हो सकते हैं किसी क्लास में? नहीं सर, नहीं हो सकते। इंटीग्रल मल्टीपल्स हो सकते हैं सर। इंटीग्रल मल्टीपल हो सकते हैं, वही मतलब है। मैंने आपको बता दिया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसे, जब चार्ज ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, किसकी फॉर्म में ट्रांसफर होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। जैसे ग्लास रोड थी और यहां पे था ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहां पे से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां चला गया था, यहां से यहां। ऐसा होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, या 2 का होगा, या 3 का होगा, या 4 का होगा। तो इस पे जो चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम नेगेटिव मानते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इस पे या तो चार्ज कितना होगा, E होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, या 2E हो सकता है जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, या 3E हो सकता है जब 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। नहीं आई बात समझ में? दूसरी बात, इसका मतलब इस पे जो चार्ज आएगा वो Q इज इक्वल टू NE की फॉर्म में होगा। बोलो व्हाट इज N? N इज इक्वल टू +-1 +-2 एंड सो ऑन, ऐसे करके, या इंटीजर बोल सकते हैं। नहीं आई बात समझ में? इसका मतलब ये है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। चार्ज पैकेट्स के रूप में होता है। चार्ज कभी भी, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं चार्ज E, हां सर पॉसिबल है, 2E हां पॉसिबल है, 3E बिल्कुल पॉसिबल है, 10E बिल्कुल पॉसिबल है, 501E हां बिल्कुल पॉसिबल है। मैं पूछने लगूं 10.5E, क्या पॉसिबल है ये चार्ज? नो सर, No, this charge is not possible. Charge is possible only in the form of integral multiple of E. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। ये दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मेरे ख्याल से अब आपको क्वांटाइजेशन का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। जैसे प्रज्ञा बोल रही थी कि केमिस्ट्री में पढ़ा था सर कि जो एनर्जी होती है वो पैकेट्स के रूप में होती है, बिल्कुल सही बात है। क्वांटम ही क्या होते हैं? पैकेट होते हैं। या तो एक पैकेट एनर्जी मिलेगी, या 2 पैकेट, या 3 पैकेट, या 4 पैकेट, या 5 पैकेट। एनर्जी के क्वांटा यानी पैकेट बने होते हैं, 1 2 3 10 20 1000 10,000, ऐसे नहीं है कि 4.5 क्वांटा ना, क्वांटाइज्ड
जब भी तो क्वांटा, पैकेट्स, नंबर इसे बोला है। क्लियर है के बाद? व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? लिख लो, चार्ज इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ, लिख लो, चार्ज इज, ऐसे लिख लो, चार्ज इज ऑलवेज in the form of Q is equal to Ne, where what is E? Is the electronic charge, electronic charge. And what is E? What is N? N is equal to plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3, ऐसे, like this. E की वैल्यू क्या होगी बेटा? E की वैल्यू 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इस एग्जांपल को आप बना सकते हैं। माइनस हो गया सर इसको। नहीं, माइनस नहीं, E की वैल्यू है ये, तो अगर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो माइनस आ जाएगा, यदि प्रोटॉन का चार्ज है तो प्लस रहेगा, बस ये है। E की वैल्यू होती है इतनी, 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। यदि चार्ज इलेक्ट्रॉन का है तो माइनस E होता है, यदि चार्ज प्रोटॉन का है तो प्लस E होता है, बस इतना डिफरेंस है। सर ये क्यों चार्ज है क्या? कैपिटल Q तो चार्ज है बेटा, चार्ज, टोटल चार्ज। सर इसकी मतलब यूनिट भी कूलम भी होगी? हाँ बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। सर आपकी वीडियो टेम्परेचर शायद प्रज्ञा, या तो मेरी कमजोरी नेट आ रहा है सर। प्रज्ञा, यश, कुछ बताओ, कुछ दिक्कत? यस सर। नहीं सर। हाँ इसकी यार, बच्चे की थोड़ा सा नेट में ऊपर छत पे बैठ जाया करो यार थोड़ा। हाँ तेरी आवाज नहीं आती यार, दिक्कत ही रहती है, थोड़ा सुधारो। एग्जाम्पल भी लिख लो बेटा, ये याद रहेगा, है ना, सुंदर सा बना लेना ये एग्जाम्पल देके। दिस पॉसिबल, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। वैसे तो तुम्हारे दिमाग में बैठा दिया मैंने क्वांटाइजेशन, समझे? डन सर। सही है। तो ये बात है, तो एग्जाम्पल भी कर लेना कॉपी, इस तरीके से है ना। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्लियर है क्या बात? ये है। मैं क्वेश्चन कौन सा कराऊंगा आपको? हाँ भाई, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, चार्ज को हमेशा Ne की फॉर्म में लिखना है ना। तो N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं एक क्वेश्चन, एग्जांपल, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज बताना, 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कैलकुलेट करके बताओ। Q इज इक्वल टू Na, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। Q इज इक्वल टू Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q अपॉन E,
क्यू कितना दे रखा है बेटा, 1 कूलम, तो 1/1 1.25 into 10 raised to the power 18. ऐसे। क्लियर है के बाद? अब ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 19 अपॉन 1.6, इसे लिख लेंगे 10 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 1.6। जब आप इसे काटोगे तो आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है क्या बात? यानी कि एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन लिख लो दूसरा। एग्जाम्पल, इफ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, if 10 की पावर 9 electrons move out a body from a body to another body every second, how much time is required to get total charge of 5 coulomb on another body। कितना अच्छा सवाल है नहीं? हाँ भाई, कर लिया सवाल? बोर्ड पे देखो। हाँ भाई, क्या करना है अपने को? 5 कूलम, एक बॉडी है और दूसरी बॉडी है, यहां से इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, यहां से ऐसे। ये कह रहा है एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन भागते हैं? 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, या हम ये भी कह सकते हैं कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन भागते हैं एक सेकंड में। तो एक इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में भागेगा? 10 की पावर 9 सेकंड में। ये यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं बेटा। अब देखो कितना चार्ज यहां पे एक्यूमुलेट होता है, इस पे चार्ज आ जाता है 5 कूलम का। भाई जब इलेक्ट्रॉन इसमें इधर से इधर जाएंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा 5 कूलम का। अरे समझ में नहीं आ रहा है? बोलो। 5 कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 5 कूलम? बता सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अरे एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन निकाले थे? क्यू अपॉन कर देंगे ना। अबे क्यू तो कर ही देंगे,
लेकिन मेरे को तो याद है एक कूलम में, याद रखना एक कूलम में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 कूलम में कितने हो जाएंगे, इंटू 5। क्या Q इक्वल टू एन लगाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, याद रखना ये डेटा। तो आएगा तो वैसे भी सही। तो 5 बन गया 25, हाथ से लग गया 2, 5 दूनी 10, 2 12, हाथ से लग गया 1, 5 30 और 31 इंटू 10 की पावर 18, 3.125 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। 5 कूलम में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 5 कूलम, 5 कूलम में इलेक्ट्रॉन। बोर्ड पे देखो दोबारा से, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है 10 की पावर 9। ये कह सकते हैं 10 की पावर 9 में इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में ट्रांसफर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में ट्रांसफर होगा, इतने सेकंड में। तो इतने इलेक्ट्रॉन कितने समय में ट्रांसफर होंगे, तो 3.125 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। कितने समय में होंगे बताओ बेटा, 1/10 की पावर 9 पर 9 इंटू 3.125 इंटू 10 की पावर 19 इंटू 3.125 इंटू 10 की पावर 19। तो टाइम कितना लगेगा बेटा, टाइम लगेगा 3.125 इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड। बहुत देर में जाकर के होगा काम। ये बात है, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। क्लियर है क्या भाई बात? यस सर, ये आपने लिखा था n +-1 +-2 ऐसे होते हैं सब। हाँ, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस ले लेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस ले लेंगे, बस इतना ही अंतर है ना। तो सर उसके इलेक्ट्रॉन के नंबर नेगेटिव कैसे आ सकते हैं? अबे n नहीं है, n मान लिया प्लस माइनस भी हो जाएगा, तो यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस ले सकते हैं, है ना। नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे हम उसमें। क्लियर है के बाद, n नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटीजर है वो। n की बात तो हम कर ही नहीं रहे, सही है। ये है तो क्वेश्चन लिखो, विच चार्ज इज पॉसिबल, कौन सा चार्ज पॉसिबल है ना। फर्स्ट 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सेकेंड 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। थर्ड 5.0 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। चलो 1 मिनट बात करता हूँ। हेलो, हाँ सर कोई बात नहीं, बता दो आप मेरे को, बता दो 2 मिनट। हाँ बताओ सर, बताओ क्या, पहले बताओ हाल चाल सही है, माता जी सही है, सब बढ़िया। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ तो बताओ सर आप। कितने बजे जैसे सर, कल की क्लास लेने दो, परसों से कल की क्लास लेने दो, फिर कल को ही बता दूंगा, है ना। मैं भी फिक्स कर लूंगा बच्चों से बात करके, है ना।
दोपहर में 1:30 बजे, हाँ लगा दो, बिल्कुल लगा दो 1:30 बजे सुबह सुबह। तो हाँ ये 1:30 बजे से मैं 1 मिनट बताऊँ, मैं थोड़ा सा जल्दी लगा देना आप, कैसे कि 1 बजे लगा दो चाहे आप, चलो 1:30 बजे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताओ, हाँ 1:30 बजे लगा दो, 1:30 बजे ज़्यादा बेटर है दोपहर, है ना। तो मैं ये कह रहा था उनसे ये तो बता देते कि जरा कॉपी वॉपी तो भेज देते बच्चों को, क्या क्या पढ़ा है, कहाँ से स्टार्ट करना है, मैसेज कर देना। हाँ मैं ये भी देख लूँ कि बच्चों को पढ़ाए क्या क्या है, कैसे पढ़ाए। और ये बताओ ये जो बच्चे हैं ये 11th में क्या पढ़ रखा है, इन्होंने पढ़ रखा है कुछ नहीं पढ़ रखा? अच्छा अच्छा ठीक है, तो बस आप मेरे को अच्छा अच्छा हाँ 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 चलो ठीक है। कैपेसिटेंस रोक रहा है, नहीं हाँ डाइपोल तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, दूसरी कैपेसिटर तो आगे है। हाँ वो तो खैर मैं देख लूँगा, लेकिन बस आप एक बार कॉपी के नोट्स मेरे को शुरू से लेकर एंड तक देख दो क्या क्या पढ़ा है, फिर मैं बच्चों से बात करके ना पूछ लूँगा कुछ। वो मैं सुनो पासवर्ड की इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, एक लिंक है मेरे पास, आप उस लिंक को क्लिक कर लेना। अभी मैं आप करो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप भी देख लेना उससे, अभी जो है ना मैं अभी जो इस पे ये मैसेज करता हूँ, ठीक है, ज्वाइन कर लो। हाँ भाई बताना बेटा, विच चार्ज इज पॉसिबल, कौन सा चार्ज पॉसिबल है? सर पहला और दूसरा, पहला दूसरा पॉसिबल है ना। तो एक और लिख देता हूं मैं, ये बताओ 6.25, अच्छा 1 कूलम पॉसिबल है क्या नहीं, बताना। 1 कूलम पॉसिबल है? अरे यश हाँ देखो ये पॉसिबल है बिल्कुल सर, ये पॉसिबल है बिल्कुल, ये पॉसिबल नहीं है, और ये पॉसिबल तो अभी बताया मैंने आपको कि 1 कूलम का जो चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 6.25 इंटू 10 की पावर 1018 होता है, बिल्कुल बात सही है। तो ये तो मतलब फर्जी टाइप का क्वेश्चन है, नहीं आई बात समझ में। क्वांटाइजेशन जो हम पढ़ रहे हैं, क्वांटाइजेशन क्लियर है क्या बात? क्वांटाइजेशन इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल चार्जेस, लिख लो इसे, जो मैंने अभी तक आपको पॉइंट पढ़ाया वो बोर्ड तक के लिए ही है बस, है ना, कि भाई चार्ज जो होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन अगर जो चार्ज बड़ा है, ये चार्ज छोटे चार्ज के लिए है, क्वांटाइजेशन इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल चार्जेस, बिगर चार्ज के लिए क्वांटाइजेशन वैलिड नहीं है, नहीं आई बात समझ में, क्वांटाइजेशन वैलिड नहीं है। कैसे नहीं है बता देना बेटा, एक एग्जांपल, यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या चार्ज 1/3 कूलम पॉसिबल है,
बता सकते हो बेटा आप? 1/3 कूलम चार्ज पॉसिबल है क्या? अरे बोलो, कोई बता सकता है बच्चा? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन रूल, जो फिजिक्स में हमने अभी अभी पढ़ा है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन एन इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन वो केवल छोटे मोटे चार्ज के लिए है। जैसे ये चार्ज कितना था, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना चार्ज है ये? 2 इलेक्ट्रॉन का तो कुल चार्ज है, तो इसके लिए तो वैलिड देखेंगे ही हम। इसके रिस्पेक्ट में यदि मैं कह दूं कि 5 इंटू 10⁻⁻19 वैलिड है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, एक कूलम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18। ये 10⁻18 समझते हो? 6.25 इंटू 0.000 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसी प्रकार 1/3 कूलम चार्ज लिखा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10⁻18 के आसपास ही होगी। तो ये बड़ा चार्ज है। कैसा चार्ज है? बड़ा चार्ज है। तो इसलिए हम इसमें क्वांटाइजेशन को कंसीडर नहीं करते। तो यदि क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन विच चार्ज इज पॉसिबल, विच चार्ज इज पॉसिबल, कौन सा चार्ज पॉसिबल है भाई? पहला 1 कूलम, दूसरा 1/3 कूलम। कौन सा चार्ज पॉसिबल है? यश, प्रज्ञा? दोनों पॉसिबल है ना? तो क्वांटाइजेशन के चक्कर में ना पड़ जाना। बोथ आर पॉसिबल। कॉपी करो तेजी से, बोथ आर पॉसिबल। करो फटाफट। तो ये बड़े चार्जेस के लिए वैलिड क्यों नहीं है? अरे मैंने बताया ना, इसलिए नहीं है। नहीं आई बात समझ में? सर कोई रीजन नहीं है इसका? अबे रीजन तो यही सोच लेना तू कि इसमें इलेक्ट्रॉन, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक कूलम में इलेक्ट्रॉन है 250000000000000000 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन है। आधा उधा इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो भी गया तो क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं आई बात समझ में? नहीं आई? यस सर, आ गई। हाँ, तो बड़े चार्ज के लिए हम छोटी मोटी चीजों को कंसीडर नहीं करते हैं। अब ये तो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, ये तो मतलब बोर्ड की वजह से पढ़ा दिया आपको कि भाई बोर्ड में भी आपको काम करना होता है थोड़ा बहुत, नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। कॉपी कर लेना, बता देना भाई। हो गया? यस सर। सही है, लिख लो, हेडिंग डाल लो कूलम्स लॉ। कूलम का नियम। सबसे पहली बात तो ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। नहीं आई बात समझ में? वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। वैसे तुम्हें 9-10 में पढ़ रखा है ये शिवालिक,
बता सकते हो बेटा कूलम का नियम क्या है? कूलम्स लॉ, यदि दो पॉइंट चार्ज Q1 Q2 आर R1 दूरी R दूरी पर रखे हो, यदि दो चार्ज Q1 Q2 पॉइंट चार्ज R दूरी पर रखे हो तो उनके बीच या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव फोर्स कब लगेगा? सेम चार्ज होंगे, सेम टाइप के चार्ज, या इंग्लिश में बोलते हैं लाइक चार्ज। लाइक चार्ज होंगे तो कैसा लगेगा फोर्स? रिपल्सिव। और यदि अपोजिट चार्ज होंगे, अनलाइक चार्ज होंगे, अनलाइक चार्ज, तो कैसा फोर्स लगेगा बेटा? अट्रैक्टिव। नहीं आई बात समझ में? फोर्स लगता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन लाइक एंड अनलाइक चार्ज। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो। हाँ, अभी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसमें रिपल्सिव टाइप का फोर्स लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ बताना बेटा। फोर्स तो कैसी क्वांटिटी है? देखो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। नहीं आई बात समझ में? तो वेक्टर क्वांटिटी तो है ही सही, मतलब डायरेक्शन भी देंगे, लेकिन अभी हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड की। फोर्स तो अलग अलग लगेगा, इसमें वेक्टर है ये है, लेकिन अभी हम किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड की। किसकी? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। समझ में आई ना बात? तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, इज proportional to product of charges and inversely proportional to distance between them। मैग्नीट्यूड को मैं F ऐसे लिखना पसंद करूंगा, तो F is directly proportional to Q1 upon Q2 R square। तो बोर्ड पे देखो, इधर फोर्स को हम क्या लिख देंगे? यदि ये मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो मेरे को यहां पर एक कांस्टेंट K लगाना पड़ेगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस K की वैल्यू जो होती है, K इज ए कांस्टेंट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो मैं जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, व्हाट इज इट? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा। दिस इज मैग्नीट्यूड। ये ध्यान रखने वाली बात है, मैग्नीट्यूड। बोर्ड पे देखो, ये जो कांस्टेंट है K, शॉर्ट में K भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। क्लियर है क्या बात भाई? बेटा ये बताना इसे क्या बोलते हैं? 4 पाई, ये तो होता है एप्सिलॉन, इसे क्या पढ़ते हैं? प्रज्ञा क्या पढ़ेंगे? जैसे अल्फा बीटा होता है ना, अल्फा बीटा गामा, ऐसे इसे क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। और यदि जैसे V है, V के यहाँ पे क्या लगा देते? नॉट, इसे क्या पढ़ते हैं? V नॉट, अल्फा नॉट, C नॉट, ऐसी एप्सिलॉन है, और यहां पे लगा देंगे तो इसे पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। बोर्ड पे देखो, ये क्या K है, इसकी वैल्यू इतनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। बेटा यूनिट और बता दो इसकी मेरे को, एक मिनट बताना भाई। K की यूनिट देख करके बता सकते हो यहाँ पे? K की यूनिट F K कूलम, कूलम Q Q अपॉन R स्क्वायर। F किस में है? न्यूटन में। K कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो बेटा K की यूनिट क्या हो जाएगी बता सकते हो? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अरे बात समझ में आ रही है नहीं यश? यस सर। तो बेटा कितनी वैल्यू लिख दो इसकी? K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगी। दिस इज द रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड। कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
दिस इज द कूलम्स लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ओनली। तो सर एप्सिलॉन की क्या वैल्यू होती है? वो मैं बताऊंगा अभी, पहले कॉपी करो, बता देना। हाँ भाई, कर लिया कॉपी? नहीं? यस सर। हाँ भाई प्रज्ञा, बताना जरा, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है अपने को। कैसे निकालेंगे? बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखना एक बार। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। तो 1/4 पाई इंटू, इसे डिवाइड में ले जाऊंगा, 10 की पावर 9 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। नहीं आई बात समझ में? इंप्लाइज दैट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 चौक 36 पाई इंटू 10 की पावर -9। नहीं आई बात समझ सर में? ये वैल्यू कहाँ से आई? कौन सी? 9 into 10 raised by 9। अरे ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू तो याद रखनी है अपने को। क्या करनी है? सर ये आई कैसे है? अरे ये मैं कह रहा हूं याद रखना, ये होता है, ये समझ में आई ना बात? k की वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। यू हैव टू रिमेम्बर। किसका नियम है ये? कूलम का नियम है, उसी ने बताया है, मैंने नहीं बताया। किसने बताई ये वैल्यू? कूलम ने। 10 की पावर 9। हाँ, अब ये कैसे बताया उसने, वो जाने, मैं नहीं जानता। ठीक है बेटा, बोर्ड पे देखो। अभी जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 आ जाती है। कितनी आ जाती है भाई? 8.85 इंटू 10 की पावर -12 आ जाती है। और इसकी यूनिट क्या होगी? देखो, यूनिट जो होगी इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। कितनी? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारे फ्री स्पेस का एक कांस्टेंट है, उसकी प्रॉपर्टी है, फ्री स्पेस की प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट होता है। इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है क्या बात? क्या बोलते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट को? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अरे कॉपी कर लो तेजी से।
हाँ भाई, कर लिया कॉपी? यस सर। खत्म कर दें? तो व्हाट इज कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये आपको याद रखना है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट्स इट, दिस इज द कूलम्स लॉ। अब जब मैं बोर्ड्स के नोट दूंगा तो उसमें और ज्यादा लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में आप देख लेना, है ना, मैंने वो लिखाया नहीं है आपको। मैं अब छोटे छोटे सा एक क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड फोर्स between two electrons placed at distance 1 मीटर। बहुत आसान है भाई, 1 मीटर पर दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं, -e और एक -e, बोलो। तो दोनों के बीच 1 मीटर के डिस्टेंस है, कैसा फोर्स लगेगा बेटा दोनों के बीच? प्रज्ञा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? दोनों के सेम होते हैं। वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ भी आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा मैं उसे, है ना। पहले छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं। तो फोर्स क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ होता है। K की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 9 × 10⁹। और यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों क्या है? E। दूसरी बात, यहाँ पे माइनस माइनस नहीं रखना इसमें फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में जब आप फोर्स कैलकुलेट करोगे तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड रखोगे चार्ज का, माइनस माइनस नहीं रखना। तो Q1 Q2 क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। तो गुणा कर लेंगे इसकी, 16 16 256 × 10⁻19, 9 × 10⁻38। कैलकुलेट कर लेना भाई इसे, 2.56 × 10⁻29 आ जाएगा 29। फोर्स की यूनिट, प्रज्ञा फोर्स की यूनिट क्या लिखो बेटा? न्यूटन, दिस द आंसर, वेरी गुड। तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच बहुत छोटा सा फोर्स है, 10 की पावर स्मॉल सा फोर्स, 10⁻⁻19 ऑर्डर का। गुणा कर लेना, 2.56 × 9 गुणा कर लोगे? कर लेना। देखो एक एग्जांपल और करते हैं। अरे कॉपी कर ले तो बता देना बेटा। वेरी गुड। अब देखो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन और करा देता हूं। जैसे मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूं, बोर्ड पे देखो। जैसे कि मान लेते हैं 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, और ये मान लेते हैं हमारे पास 2 मीटर, ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, समझे। तो आपको इस 2 माइक्रोकूलम चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। ध्यान से देखो, 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम। पहले बताओ माइक्रोकूलम का मतलब क्या होता है? 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम, ये याद रखना है। 1 नैनोकूलम 10⁻⁻9 कूलम, हाँ ऐसे नैनोकूलम। बस माइक्रो माइक्रो आता है, मिली मिली भी आ जाता है कभी कभी। कितना लिखो बेटा मिली में? -3 कूलम। तो ये है ना, नैनोकूलम, पिकोकूलम ऐसे करके। तो माइक्रोकूलम, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं भैया, फाइंड फोर्स ऑन
2 microcoulomb charge, force on charge 2 microcoulomb as shown in figure. As shown in figure. बताओ बेटा आंसर क्या है इसका? कॉपी करो, आंसर बताओ. फोर्स कैसी क्वांटिटी है? अरे बोलो. वेक्टर. तो फोर्स जैसे मैं पूछूं 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन कितने न्यूटन? शिवालिक 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन बराबर है हो जाएगा सर. कितना? सर 4. अरे प्रज्ञा. नहीं सर. यश सर उस वाले से करेंगे ना. किस वाले से? वेक्टर वाला. सर जो रूट लगा करते हैं. अबे तुम फर्जी हो, फर्जी नहीं. तुम्हें तो इतने प्यार से समझाया मैंने. अबे 2 न्यूटन और 2 न्यूटन कितने न्यूटन? प्रज्ञा. सॉरी सर, ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना इधर से एक. सर डायरेक्शन तो बताओ, कुछ भी नहीं बताया सर आपने. हाँ तो यूं बोलो ना कि सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है. नहीं, यस सर. आपने डायरेक्शन तो दी नहीं. तो मैं ये कह रहा हूं मैं, अबे जब तक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी तो देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए क्वेश्चन में? मैं यूं कह रहा हूं. बोर्ड पे देखो इधर. अभी हमें यह फोर्स निकालना है. ये तो हो गया क्वेश्चन. क्वेश्चन में छेड़खानी नहीं करनी है, हमें बनाना है इसका सॉल्यूशन. देखो यहाँ पे ध्यान से देखो. यदि यश तो समझ जाता है, यश को सही रहती है बात, यार भूल जाते हो तो. 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम ये 2 चार्ज रखे हुए हैं, 2 मीटर की डिस्टेंस पे है. तो इस पर फोर्स निकालना है इस वाले चार्ज की वजह से. तो बताओ इस पर ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा रिपल्सिव? रिपल्सिव लगाएगा क्योंकि लाइक चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव. कैसे लगेगा? इधर लगेगा. ये F1 मान लेते हैं. नहीं आई बात समझ में? अच्छा, हम इस 1 माइक्रोकूलम को कंसीडर करते हैं. बोर्ड पे देखो, ये 2 मीटर है. बोलो. तो ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और ये लगाएगा F2. नहीं आई बात समझ में? बोलो भाई. यस सर. तो F1 F2 के मैग्नीट्यूड सेम होंगे क्योंकि दोनों के Q1 Q2 सेम है और डिस्टेंस भी सेम है. मैंने आसानी क्वेश्चन दिया है. कैसे? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. कोई दिक्कत तो नहीं है? बोर्ड पे देखो, इसकी वैल्यू कितनी? 10 की पावर 9. ए मैं यहां लिख देता हूं, है ना. 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1, इसे Q1 मान लेंगे, इसे Q2. 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 2 का स्क्वायर. कितना है? 2 से 2 कट जाएगा. 9/2 गुणा 10 की पावर 9 और ये क्या? 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -12. ये कितना जाएगा? 4.5 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन. F1 और F2 दोनों के वेक्टर क्वांटिटी है वैसे तो ये, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड क्या है? समान. बोर्ड पे देखो, यदि कोई वेक्टर A है तो उसका मैग्नीट्यूड को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं. तो F1 वेक्टर मैंने सही दिखाया मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, F2 वेक्टर दिखाया, लेकिन यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड को समान करा है. मैग्नीट्यूड तीनों दोनों के क्या है? सेम है. बोर्ड पे देखो अब इधर. हाँ भाई, रिजल्टेंट बता सकते हो? जैसे ये 2 माइक्रोकूलम पे 2f cos θ/2 cos θ/2. अरे चाचा देख यहाँ पे ये 90 डिग्री. F और F जब दो फोर्स या दो वेक्टर ए मैग्नीट्यूड के हो, 90 डिग्री हो, तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है?
F1 plus F2 यस सर, इसको दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अरे a√2, यस सर। ये फॉर्मूला भी लगा देंगे। मैंने फॉर्मूला तो निकाल लगाया आपने। अरे तो ऐसे लिख f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 90। क्लियर है क्या बात? अरे cos थीटा होता है ना, थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। नहीं आई बात समझ में? 90। प्रज्ञा बताओ बेटा, यस सर। cos 90 0। जब दो वेक्टर f1 f2 90 डिग्री पे हो तो उनका रिजल्टेंट रूट f1 प्लस f2 स्क्वायर आता है। बहुत बार कर चुके हैं हम, भूल भाल गए तुम 11वीं की बातें? बोलो। लेकिन यहां पे तो f1 f2 क्या है, अरे दोनों समान है, तो कितना आ जाएगा रिजल्टेंट f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, कितना बेटा 2f स्क्वायर। कितना जाएगा रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, और रिजल्टेंट आ जाएगा हाँ f√2। बेटा f की वैल्यू कितनी निकाली थी, ये f ही तो था। f कितना था 4.5 इंटू 10 की पावर -3√2। तो रिजल्टेंट फोर्स जो यहाँ पे F टोटल आएगा है ना, FR लिख लेता हूं मैं इसे, क्या लिख लेता हूं रिजल्टेंट फोर्स FR। बेटा रिजल्टेंट फोर्स कितना आया, रिजल्टेंट फोर्स आ गया 4.5√2 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। तुमने मेहनत करवा दी सवाल में यार। सर वो 2f cos θ/2 से भी तो यही आता। हाँ तो वो तो बात एक ही है। बेटा अकेले नहीं जाना ऊपर, हाँ क्योंकि अकेले छोटे बच्चे। चलो तुम वैसे दिंगली कर रहे हो, वैसे चुप बोल रहा पढ़ा रहा हूँ। चलो नीचे चलो, नीचे चलो। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो बेटा। हाँ कोई कंफ्यूजन, cos थीटा 90 फलाना फलाना ऐसे कुछ करके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? वेक्टर है, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये चैप्टर जो है ना ये कुछ भी नहीं है, जो तुमने मैकेनिक्स पढ़ रखी है वो ही सब करना है। इसमें कुछ नया है ही नहीं आने वाली फिजिक्स में। जो 11th में तुम्हें पढ़ा दिया, फॉर्मूलों की शक्ल चेंज हो जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेगा बस। अब इसमें मान लिया दो फोर्स ऐसे ऐसे, बस फोर्स का फॉर्मूला ही तो नया आ गया यहाँ पे आपको। तो फोर्स कैलकुलेट करना था वो तो करोगे तुम, बाकी चीजें तो
एज इट इज रहेंगी, रिपीट होंगी, रिपीट। अब आपकी इफिशियंसी जो है काफी बढ़ जाएगी जब 12th में आप पढ़ोगे। मैं इसे साफ कर देता हूं, फिर भी इसमें कोई डाउट हो शिवालिक तो पूछ लो बेटा। नहीं सर कोई नहीं। वेरी गुड, ऐसे है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको, है ना। ये है, फाइंड फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम एज शॉन इन फिगर, एज शॉन इन फिगर। क्या है फिगर? ये दिस इज 2 माइक्रोकूलम, दिस इज 2 माइक्रोकूलम एंड दिस इज 1 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। 1 माइक्रोकूलम पर आपको इसकी फोर्स निकालना है। √3F आ जाएगी। चलो देखते हैं, बोर्ड पे देखो भाई। ये बताओ, चित्र तो ऐसे ही बनाए रहने ना। ये देखो, ये है, ये है 2 माइक्रोकूलम, ये है 1 माइक्रोकूलम। क्या इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा? हाँ लगेगा। कैसा लगेगा? रिपल्सिव लगेगा। ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे। F1 मान लो, बिल्कुल मान लेता हूं। यस। F1 वेक्टर, ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा। कैसे? ऐसे लगाएगा। F2 वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। 1 माइक्रोकूलम 60 बोलो। मेरे को ये बता दो, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो क्या F1 F2 के मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो मैं उन्हें F मान लूं, तो क्या मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं मैं? हाँ निकाल सकता हूं। कितना निकालू? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, ये तो पहले से ही आ रहा था, अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है। 2 इंटू 10 की पावर -6, 1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 2 स्क्वायर, कितना है? 4.5 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये आ गया था फोर्स। यस आ गया था ना? तो √6 हाँ हाँ हाँ, देखो दो फोर्स हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 60 डिग्री। बताओ बेटा, रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? ऐसे नहीं आ जाएगा। कैसे? रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या? A² B² 2AB cos 60। शिवालिक बताओ बेटा। यस सर। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 इज इक्वल टू 1/2। बोर्ड पे देखो, f² प्लस f² प्लस 2f² इंटू 1/2। 2 से 2 कट गया, f² कितना हो गया? 3f², तो f√3 ये आ गया। रिजल्टेंट फोर्स कितना जाएगा बेटा? रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू f√3f की वैल्यू 4.5 √3 into 10 की पावर -3 न्यूटन is the correct answer. This is method 1 to calculate the force. Method 2 अभी और बताता हूं। रिजल्टेंट निकालने का मेथड 1 है, मैंने करा तो सब रखा ही है, आपको रिवाइज करा देते हैं अपन।
अरे हो गया। यस सर। ऐसे है। दूसरा, अब देखो मैं इसे रिजल्टेंट फोर्स को निकालने का दूसरा तरीका ही बता देता हूं, क्योंकि वो भी कभी ना कभी यूज होगा ही सही। देखो मान लेते हैं, मेथड 2 लिख लेना, ये मान लिया एफ है, मान लिया एफ है, बोलो ये ऐसे रिजॉल्व करके, ये कितना एंगल है 30, ये कितना एंगल है 30। तो बोर्ड पे देखो, इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स निकाल लें, ये कितना होगा एफ साइन 30, ये कितना होगा एफ साइन 30। क्या ये दोनों, इसका ये वाला कंपोनेंट cos 30 आ जाएगा। हाँ ते काट देंगे, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा इधर, कितना f cos 60 f cos 60 कितना जाएगा बेटा f cos 60 प्लस f cos 30 f cos 30 कितना हो गया 2f cos 30, 2f cos 30 2 रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कट कितना f रूट 3, वही तो आ रहा है रिजल्टेंट फोर्स कितना f रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। f की वैल्यू तो पता ही है, तो मैंने रिजॉल्व करके भी आप इसे कर सकते हैं, मतलब बेसिक फिजिक्स है। अबे मैकेनिक्स में किया था ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, या पहले दूसरे चैप्टर में वेक्टर की हेल्प से, वही है सब। अब बस फोर्स की वैल्यू और निकालना सिखा दिया कूलम्ब्स ने कि भाई फोर्स ऐसे निकाल लो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की हेल्प से, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की हेल्प से। हो गया भाई। शिवालिक यस सर। सवाल कर दोगे, कॉपी कर लिया? यस सर। देखो बोर्ड पे देखो, इस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है, इस वाले चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है यहां पे। तो कैसे निकालेंगे, देखो बोर्ड पे देखो, जैसे कि एक तो ये चार्ज रखा हुआ है एक्स डायरेक्शन में, ये रखा है वाई डायरेक्शन में, ये क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, तो क्या इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा? ये लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। ये वाला चार्ज इसे Q1 मान लेते हैं, इसे Q2 मान लेते हैं, इस पर भी फोर्स लगाएगा, कैसा? F2 ऐसा लगाएगा। अगर जो मैं इसे Q3 मान लूं तो इस पर ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा F3। नहीं आई बात समझ में? लेकिन
Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू समान दे रखी है। बोलो, तो यानी 3 फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं? 3। तो 3 फोर्स के मैग्नीट्यूड निकालने पड़ेंगे हमें। निकालने मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? देखो, बोर्ड पे देखो, यदि ये A है और ये A है, तो मेरे को देख करके बताओ F1 और F2 का मैग्नीट्यूड K Q कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर होगा या नहीं होगा? हाँ भाई, यस सर। वेरी गुड। यदि A है और ये A है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? A√2। तो बेटा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा K Q अपॉन A√2 का होल स्क्वायर, K Q अपॉन A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाएगा क्या? बोलो। यस सर। अब फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बोर्ड पे देखो, ये एंगल बता सकते हो कितना होगा? 45। यदि मैं F1 और F2 को कंसीडर करूं, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा दोनों का? FF है ना, दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? F√2 और एंगल 45 डिग्री पे ही आएगा। तो यानी F1 और F2, हाँ F1 और, इसे मैं F लिखता हूं, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इतना आएगा। और एक और लग रहा है, सही है भाई, ये आ गया, एक और लग रहा है, इसे F3 लिख देते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स बता सकते हो? हाँ, इसलिए FR कितना आएगा? F√2 प्लस F3। नहीं आई बात समझ में? यस सर। बोलो, रिजल्टेंट फोर्स यस सर। K की वैल्यू मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। कॉपी करो तेजी से। अभी रुक जा, नीचे चलो, अभी रुक, एक मिनट रुक। तू नीचे चल, नीचे चल, आ रहा हूँ। कहाँ है ये? क्यों बे? डन सर।
हो गया बेटा, ये है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं आज का डिस्कशन। एपीजीपी आती है नहीं? यस क्या? इनफाइनाइट टर्म जीपी, इनफाइनाइट टर्म जीपी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए अपॉन 1 माइनस आर सम होता है, याद कर लेना। यस ठीक है, ये है क्वेश्चन। क्या है? लिख लो, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q as shown in figure, as shown in figure। फिगर क्या है भाई? ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहां पे चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है, और यहां पर ये a,0, ये 2a,0, ये 3a,0, और ये 4a,0 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक Q नॉट Q नॉट Q नॉट Q नॉट चार्ज रखे हुए हैं एक्स एक्सिस पे, इस पर फोर्स निकालना है। सर, लेकिन ये तो r लेस देन 1 के लिए वैलिड होता है ना, इनफाइनाइट। हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूं? सही है। बोर्ड पे देखो, अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है। ये बताओ, Q नोड और Q के बीच में क्या फोर्स नहीं लगेगा? F1 लगेगा। और इसके बीच में क्या फोर्स नहीं लगेगा? हाँ लगेगा, F2 लगेगा। इसके और इसके बीच में फोर्स लगेगा F3। अरे बहुत सारे फोर्स लगेंगे, तो F नेट कितना होगा बता सकते हो? F1, F2, F3 एंड सो ऑन। बोर्ड पे देखो, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा इन दोनों के बीच में फोर्स Q नॉट अपॉन a स्क्वायर, इन दोनों के बीच में फोर्स Q नॉट अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इन दोनों के बीच में फोर्स Q नॉट अपॉन 3a का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। बोर्ड पे देखो, Q नॉट अपॉन a स्क्वायर यदि मैं कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा? 1 अपॉन कितना? 4 प्लस 1 अपॉन, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट, थोड़ा सा रेशो तो आएगा 18 में। हाँ आएगा तो नहीं, तो अपन जो है वो चेंज करना पड़ेगा अपने को। कितना? अभी रुक जाए एक मिनट, कितना करूं 3, एक्चुअली ये यहाँ पे है। एक मिनट 2a या 4a आएगा और यहाँ 8a आएगा, ऐसे आएगा। यस सही है बेटा, सही कर लेना। a 2a 4a 8a एंड सो ऑन। a 2a 4a एंड सो ऑन। ये बनेगा। तो बोर्ड पे देखो, यहां पे कितना? 4a का होल स्क्वायर, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 4 चौक 16। सही है। यहां पे एक और टर्म लिख लेता हूं, Q नॉट अपॉन 8a का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये कितना जाएगा? 64 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। बताओ बेटा, Q, अच्छा बोर्ड पे देखना प्रज्ञा, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? a, और r कितना है? 1/4। सही है। फर्स्ट टर्म है r 1/4, तो Q नॉट अपॉन
a स्क्वायर, ये कितना है a स्क्वायर, और 1/1 माइनस 1/4 4/3 is equal to 4k q naught upon 3a square is the resultant force on this charge. सर। ठीक है भाई, चलो तो आज के लिए इतना ही काफी है ना। तो अब आप इसमें थोड़ा सा बेसिक जाकर के शीट में जो मैंने दिया हुआ है रेजोनेंस के शीट में सॉल्व कर लेना है ना, और बाकी क्वेश्चन हम कल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।